नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ बड़े अच्छे होंगे। इन दिनों अरावली का जो विषय है, जो टॉपिक है, काफ़ी चर्चा में है और चर्चा का कारण है हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन मंत्रालय की जो एक रिपोर्ट थी जिसमें डेफिनेशन तय करी गई थी अरावली की, उस पर मुहर लगाना। तो एक प्रकार से अरावली की जो एक संरक्षण की पद्धति थी उसको एक लीगली बाउंडेशन खत्म हो गया है। तो इसके कारण अरावली इस समय चर्चा का विषय है और इस वीडियो में हम समझेंगे अरावली का जियोग्राफिकल एस्पेक्ट्स, अरावली का थोड़ा भूगोल समझेंगे कि अरावली की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, किस प्रकार से हुई थी। साथ साथ में समझेंगे कि आदेश क्या है और नई डेफिनेशन क्या है और इस डेफिनेशन का भविष्य में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इस सत्र की सहायता से आप अरावली को 360 डिग्री समझने वाले हैं। इसमें हम अरावली की उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली, इस पे भी बात करेंगे और साथ में कोशिश करूंगा कि हर एस्पेक्ट्स को टच कर पाऊं कि इस फैसले के क्या प्रभाव होने वाले हैं। इन सारे बिंदुओं पे हम बात करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं आपको आनंद आने वाला है। सबसे पहला जो आप इसका हेडिंग देख रहे हैं, अरावली राजस्थान की जीवन रेखा। डेफिनेटली अगर राजस्थान की जीवन रेखा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, अरावली को कहना ही चाहिए, क्योंकि अरावली ने न केवल डेजर्टिफिकेशन को रोका है, ये सुप्रीम कोर्ट ने जिस आदेश का वर्डिक्ट दिया है उसमें भी यही बात लिखी हुई है। यह अरावली ने पूर्वी राजस्थान के अंदर बंगाल की खाड़ी के मानसून को रोक के पूर्वी राजस्थान को आपकी वर्षा मुहैया करवाई है। अरावली ने कई सारे नदियों को उत्पन्न किया है और एक जल विभाजक रेखा के रूप में काम किया, जिसने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को नदियां भेजी है। अरावली वाटर रिचार्ज का काम करता है। यहाँ पे सैकड़ों झीलें हैं, यहाँ पे नदियों की उद्गम स्थल है। अरावली भूमिगत जल को बनाए रखने का काम करता है। अरावली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का क्षेत्र है। अरावली गरासिया, कथोड़ी, भील, कई सारी जनजातियों का एक प्रकार से आवास है। अरावली में राजस्थान के तकरीबन 20 से अधिक वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है, जो जिनमें हजारों की संख्या में वन्यजीव प्रजातियां वहां पे रहती। अरावली उनका आवास है। अरावली की बात करें तो जैव विविधता का क्षेत्र से लेके इसके हर प्रकार से अरावली राजस्थान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वजह से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहना बिल्कुल उचित है और कहा भी जाना चाहिए। जब भारत नहीं बना था, जब हिमालय नहीं बना था, उस समय सबसे पहले कोई स्ट्रक्चर बना था तो वो अरावली बना था। भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की प्राचीनतम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में से एक है अरावली। अरावली भूभौतिकी की प्राचीनतम संरचनाओं में से एक आती है। अगर मैं अमेरिका से तुलना करूं तो उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट के पूर्व में जो अपलेशियन की पर्वतमाला है उससे इसकी तुलना की जाती है। जब हम पर्वत निर्माण, मोन्टोलॉजिस्ट जो होते हैं, पर्वत विज्ञान पढ़ते हैं, तो उसमें कई हलचलें आती है, ओरोगैनी जिसे अपन कहते हैं। उसमें आपके कैलिडेनियन हलचल जब हुई थी उस समय इसका निर्माण हुआ था, जो लगभग आप देखोगे तो वो 250 करोड़ वर्ष पुरानी बात है। तो 2 अरब से अधिक पुरानी ये पर्वत श्रृंखला जो कैलिडेनियन हलचल में बनी थी। कई बार ये परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं कि अरावली की उत्पत्ति किस काल में हुई थी, तब काल पूछते हैं तो तब आर्कियन काल में इसकी उत्पत्ति शुरू हो चुकी थी। मैं कुछ भौगोलिक तथ्यों के साथ साथ में बात समझाना शुरू करूंगा। और किस हलचल में अरावली बना था, तो कैलिडोनियन हलचल में अरावली का निर्माण शुरू हो गया था। कैलिडोनियन हलचल, हर्सिनियन हलचल, आल्पस हलचल, आर्कियन हलचल, ऐसे कई सारी ओरोगैनी, 4 ओरोगैनी मानी जाती है जिसमें दुनिया के पर्वतमालाओं का निर्माण हुआ था। तो कैलिडेनियन हलचल में इसका निर्माण हुआ था। बहुत पुरानी पर्वत श्रेणी है। आप सोचिए
कि उस समय ये पर्वत श्रेणी थी जिस समय भारत की एक भी जियोलॉजिकल साइट नहीं थी। भारत को शेप देने का काम अरावली ने किया है। तो इस पर जब कोई संकट आएगा तो निश्चित रूप से वीडियो बननी चाहिए, आवाज उठनी चाहिए, जागरूकता भी होनी चाहिए और इसके प्रोटेक्शन के लिए प्रयास भी किए जाने चाहिए, क्योंकि अरावली केवल पत्थरों का समूह नहीं है, ये इतिहास को समेटे हुए है, ये संस्कृति को समेटे हुए है, ये जैव विविधता जीवों को समेटे हुए है, ये मूल निवासी आदिम जनजातियों को समेटे हुए है, ये जल को समेटे हुए, वायु को रोके हुए हैं, यह डेजर्टिफिकेशन को रोके हुए और राजस्थान के लाखों लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराते। यहाँ खेती की जाती है, या झूम खेती होती है, या बहुत सारी चीजें होती है। ये अगर अपन इसकी बात करें तो ये प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वतमाला है। अवशिष्ट क्यों कहते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं कि किसी भी कॉन्टिनेंट में, महाद्वीप में वो आकृति जो सबसे स्टेबल है, स्थिर है और सबसे पुरानी, उसको क्रेटन कहते हैं। भारत में 5 क्रेटन हुए। पहला क्रेटन अरावली, दूसरा जो क्रेटन था वो आपके बुंदेलखंड का, जो कि इस क्रेटन को, बस्तर का क्रेटन, धारवाड़ का क्रेटन और सिंहभूम का क्रेटन। भारत में 5 क्रेटन हुए थे। इन 5 क्रेटन को हम मिलाते हैं तो भारत बनता है। धारवाड़ की भूमि, बस्तर क्रेटन, अरावली क्रेटन, बुंदेलखंड क्रेटन और सिंहभूम क्रेटन। मैं आपको एक बात बताऊं कि अरावली का जो निर्माण हुआ, ये बुंदेलखंड और ये धारवाड़ का क्रेटन नीचे है, ये बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड क्रेटन और धारवाड़ के क्रेटन के बीच में जब कॉलिजन हुआ, अभिसरण हुआ, तो उस अभिसरण के परिणाम स्वरूप अरावली का निर्माण हुआ था। तो अरावली और आपके एक तरफ अरावली का क्रेटन था, मैं इसके जरिए अरावली को समझाना चाहता हूं, और दूसरी तरफ कौन सा क्रेटन था, बुंदेलखंड का। इन दोनों क्रेटन के बीच में जैसे ही अभिसरण हुआ, एक प्लेट इधर गई, दूसरी इस साइड में, तो अभिसरण का मतलब होता है दोनों प्लेटों का आपस में क्रेटन का टकराना। इससे अरावली का निर्माण हुआ था। और इसके बीच की जो पट्टी है आज भी आपको पता है ग्रेट बाउंड्री फोल्ड कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्रेट बाउंड्री फोल्ड। जैसे हम राजनीतिक रूप से देखें तो बूंदी और सवाई माधोपुर जिलों में आज भी ग्रेट बाउंड्री फोल्ड का विस्तार है। तो ग्रेट बाउंड्री फोल्ड अरावली और बुंदेलखंड के क्रेटन को अलग करती, आप विंध्यन श्रेणी और अरावली को अलग करने वाला मान सकते हैं। तो इस समय जब इसका निर्माण हुआ अरावली और बुंदेलखंड के इस अभिसरण से, तो होता क्या है कि जब भी 2 प्लेटें आपस में धीरे धीरे टकराती है तो बीच की चट्टानों के बीच में फोल्ड हो जाता है, इस प्रकार से वलन पड़ जाते हैं। इसलिए अरावली को वलित पर्वत माना जाता है। क्या माना जाता है? वलित पर्वत माना जाता है। अरावली दुनिया का प्राचीनतम वलित पर्वत कहा जाता है। इस तरह से देखो, एक तरफ जैसे अरावली का क्रेटन है, दूसरी तरफ जैसे बुंदेलखंड का क्रेटन है, और दोनों में जब अभिसरण होता है तो चट्टानों में फोल्ड आ जाते हैं। इस वजह से अरावली को वलित पर्वत कहा जाता है। दुनिया का प्राचीनतम वलित पर्वत मानते हैं हम इसको। एक चीज इसमें और बताऊं कि इस क्रेटन को अगर आप जलमग्न हो गया, इस क्रेटन का एक भाग यहां तक आता है, इस क्रेटन का एक भाग नीचे लक्षद्वीप और मिनिकॉय तक आता है। इसलिए कई बार ये माना जाता है कि अरावली के जो पैर है, अरावली के जो पद है, वो लक्षद्वीप तक है। इसलिए कई बार लक्षद्वीप की भूमि को अरावली का उत्पत्ति स्थल भी माना जाता है। ऐसा कई परीक्षाओं में प्रश्न भी आए हुए हैं। तो इस वजह से इस चीज का ध्यान रखना, अरावली क्रेटन का यहाँ पैर माने जाते, इसका दक्षिणतम विस्तार इस जगह माना जाता है। तो इस वजह से अरावली को हम क्या कहते हैं? वलित पर्वत कहते हैं। भूगोल में 2 लोग हुए थे, जिसका नाम, एक का नाम था डेविस और एक का नाम था पेंक। इन्होंने अपरदन साइकिल का एक सिद्धांत दिया था, अपरदन चक्र दिया था। आप समझिए अपरदन चक्र का मतलब क्या होता है। ये कहते थे, एक सिंपल शब्दों में मैं समझाता हूँ। इसमें मैं अरावली की अवशिष्ट की व्याख्या करने जा रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में आए कि ये अवशिष्ट पर्वत कैसे था। वलित की तो मैंने आपको बात बता दी, ये अवशिष्ट कैसे था, इसको आप समझना थोड़ा सा। ये कहते हैं कि पूरी पृथ्वी पर 2 टाइप के फोर्स होते हैं, बल लगते हैं। एक अंतर्जात बल, जिसे अपन एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एक बहिर्जात बल, जिसको अपन एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। एंडोजेनिक फोर्स क्या करता है? पर्वतों के उत्थान का काम करता है, निर्माण का काम करता है। तो जितनी भी अरावली बनी हो, चाहे दुनिया का कोई भी पर्वत बना हो, कोई भी पठार बना हो, कोई भी मैदान बना हो, महाद्वीप महासागर बने हो, सारे एंडोजेनिक फोर्स के कारण बने हैं। और उसके ऊपर एक बल काम करता है धरातल के ऊपर, जिसे एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं, बहिर्जात बल कहते हैं।
बहिर्जात बल को डीन्यूडेशन प्रोसेस, अनाच्छादन क्रिया भी कहते हैं, जिसके तहत आपके अपक्षय अपर्दन की प्रक्रियाएं होती हैं, जो कि नदी जल है, भूमिगत जल है, पवने प्रवाहित है, हिमनद है और समुद्री तटों के ऊपर उठने वाली लहरें जो है, इनके द्वारा क्या होता है कि कटान का काम शुरू होता है, अपर्दन का काम शुरू होता है, जो जनरली इन सारी उत्थित भूभागों को नीचे लाने का काम करती है अपर्दन के जरिए। तो बहिर्जात बल क्या करते हैं, किसी भी भू आकृति को समतलीकरण का काम करते हैं और अंतर्जात बल उठाने का काम करते हैं। ये दोनों विद्वान क्या कहते हैं, ये दोनों विद्वान कहते हैं कि एक समय के बाद में अंतर्जात बल उस स्थान पे समाप्त हो जाते हैं और बहिर्जात बल लगातार बने रहते हैं, जिससे धीरे धीरे क्या होता है कि उस पर्वतों की हाइट कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उत्थान बंद हो जाता है और बहिर्जात बल कभी समाप्त नहीं होते, क्योंकि वायु जल का प्रवाह कभी रुकने वाला नहीं है और ये बहिर्जात बल लगातार बने रहते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे ऊपर से अपर्दन की क्रियाएं जारी रहती है, अपक्षय की क्रियाएं जारी रहती है और धीरे धीरे उसकी हाइट कम होनी शुरू होती है। अब मैं अगर इस बात को मैं यहाँ पे लागू करूँ अरावली में, तो अरावली का उत्थान कहते हैं कि 2800 मीटर तक हुआ था, मतलब लगभग 3 किलोमीटर ऊंचा अरावली था। उसके बाद में इसकी आंतरिक शक्तियां, जैसे अपन एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, वो डाउन होती गई और समाप्त हो गई और एक्सोजेनिक फोर्सेस आज भी जारी है और धीरे धीरे अरावली की हाइट कम होती गई और अब 900 से 1000 मीटर औसत ऊंचाई रही है अरावली की। और देखते ही देखते अरावली की ऊंचाई कम होती गई और ऐसे जो पर्वत है जहां पे एंडोजेनिक फोर्स काम नहीं कर रहा है और एक्सोजेनिक फोर्स लगातार एक्टिव है, तो उन पर्वतों को हम रेजिड्यूअल या अवशिष्ट मात्र कहते हैं कि अवशेष मात्र रहे हैं, बाकी चीजें खत्म हो गई। और इस कारण से हम देखते हैं कि अरावली को विश्व की प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वतमाला कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो आंतरिक शक्तियां समाप्त प्राय हो गई है और बाह्य शक्तियां लगातार जारी है। और अवशिष्ट पर्वतों में होता क्या है, हमेशा ऊंचाई धीरे धीरे डाउन होती जाती है, कम होती जाती है और यही कहानी अरावली के साथ लगातार हो रही है। तो अरावली विश्व की प्राचीनतम अवशिष्ट और वलित पर्वतमाला है, तो 250 करोड़ वर्ष पुरानी है, आग्नेय चट्टानों का क्षेत्र है, क्योंकि यह जो मूल जब पृथ्वी थी, मूल पृथ्वी, ये आकृतियां बहुत बाद में बनी है। पूरी दुनिया में 3 टाइप की आकृतियां मानी जाती, रिलिप्स माने जाते हैं। प्राइमरी रिलिप्स, प्राथमिक उच्चावच जिसे कहते हैं, जिसमें महासागर और महाद्वीपों को रखा जाता है। सेकेंडरी रिलिप्स जिसे अपन द्वितीयक उच्चावच कहते हैं, जिसमें पठारों को, मैदानों को, पर्वतों को रखा जाता है। अरावली द्वितीयक उच्चावच है और ये दोनों के दोनों उच्चावच जो होते हैं, ऊंचे नीचे क्षेत्र, ये आपके एंडोजेनिक फोर्सेस से बनते हैं और इसके ऊपर जब आपके समतलीकरण की प्रक्रिया होती है बहिर्जात बलों के द्वारा, तब तृतीय श्रेणी के उच्चावच बनने शुरू हो जाते हैं। तो अरावली दूसरी श्रेणी का उच्चावच है और अब इसके समतलीकरण की प्रोसेस लगातार चलती जा रही है। जब पृथ्वी थी, मूल पृथ्वी जब थी, जब प्राथमिक और द्वितीयक श्रेणी के उच्चावच थे, उस समय भी अरावली क्रेटन मौजूद था। तो जैसा अरावली निर्मित हुआ था वैसा उस रूप में आज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहिर्जात बलों ने इसको इस प्रकार का कर दिया है अपर्दन के सहारे। तो अरावली 250 करोड़ वर्ष पुराना है, दुनिया का प्राचीन अवशिष्ट वर्लित पर्वतमाला है। क्रेटनों के निर्माण से अरावली और बुंदेलखंड से बना हुआ है। बीच में इनके आज भी ग्रेट बाउंड्री फोल्ड है, जो कि राजनीतिक रूप से देखें तो बूंदी और सवाई माधोपुर जिलों में इसका विस्तार माना जाता है। अगर मैं इसके विस्तार की बात करूं, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा यहाँ पे। इसका विस्तार आपके देखो, मिनिकोय द्वीप, लक्षद्वीप मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि अरावली क्रेटन की लास्ट सीमा जो है वो यहाँ तक मानी जाती है, इसलिए कहा जाता है कि यहीं से इसका स्थान है वो शुरू हुआ था। और अब गुजरात, राजस्थान और दिल्ली और हरियाणा 4 राज्यों में इसका विस्तार है। गुजरात के अंदर आपके पालनपुर, खेड़ ब्रह्म में इसकी दक्षिणतम इसकी चोटियां देखी जाती है और उत्तर में जो हमारा राष्ट्रपति भवन है, जो कि रायसीना हिल्स पे आया हुआ है, वहां पे अरावली, वहां तक अरावली का विस्तार है। उसके बाद में आपके गंगेटिक प्लान आ जाता है। फिर आपके हम देखते हैं कि हिमालय का प्रसार होना शुरू हुआ। हिमालय बहुत छोटा है। इस 692 किलोमीटर की कुल लंबाई में राजस्थान में इसका विस्तार तकरीबन 80% है। 550 किलोमीटर विस्तार राजस्थान में। इसलिए इस प्रकार के आदेश से सबसे अधिक कोई प्रभावित हो रहा है
तो वो राजस्थान हो रहा है, क्योंकि राजस्थान की कृषि, अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति, सारे जलवायु, मौसम, सब चीजें अरावली से सीधे तौर पे जुड़ी हुई है। ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को कहो, चाहे यूनाइटेड नेशन कॉम्बेट ऑफ डेजर्टिफिकेशन की मैं बात करूं, उसकी रिपोर्ट मानो, तो जितने भी रिपोर्ट्स आई है सभी रिपोर्ट्स ने अरावली के इम्पोर्टेंस को माना है, स्वीकार किया है। तो ये इसका विस्तार है जो कि 4 राज्यों में है। सबसे अधिक विस्तार राजस्थान में 550 किलोमीटर के आसपास माना जाता है। अगर मैं अरावली की बात करूं, अगर मैं थोड़ा हिस्ट्री में जाऊं, चूंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, तो टॉलमी ने जो आपके किताब लिखी नेचुरल हिस्टोरी का, उसने कई सारी पुस्तकें लिखी, उसमें अरावली को कई सारे नामों से जाना था। उन्होंने अरावली को अपोकोपी मोंटे का नाम दिया था, मोंटे मतलब माउंटेन, और डायोरम पोयना एपवाटी कहा था। हमारे शास्त्रों की मैं बात करूं तो आपका जो हमारा विष्णु पुराण है, इस विष्णु पुराण में अरावली के लिए परिपात्रा शब्द का यूज किया गया है। तो अरावली आज से महत्वपूर्ण नहीं रहा है, अरावली एंशियंट टाइम से भी महत्वपूर्ण रहा है। अब अरावली को अगर लोकल लैंग्वेज में बात करूं तो अरावली को कई जगह सुमेरु पर्वत भी कहा गया है। कई राजस्थान के साहित्यकारों ने, कवियों ने सुमेरु पर्वत की संज्ञा दी है। कई राजस्थान के काव्यों में अर्बुदी दी है, कहीं मेरू कहा है, कहीं अड्डावल कहा है, कहीं अड्डावटा कहा जाता है। तो अरावली से यहाँ के लोगों को बड़ा प्रेम है और अरावली ने यहाँ पे बहुत कुछ दिया है। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन जो माउंट आबू है वो भी अरावली का हिस्सा है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो वहाँ पे। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इन दिनों अरावली के साथ क्या घटित हो रहा है, अरावली के साथ खनन कोई नई बात नहीं है। अरावली के अंदर इलीगल माइनिंग लंबे समय से चली आ रही है। 1980 के दशक में भी होती थी, अब धीरे धीरे ये और व्यापक होती जा रही थी। अब जब इस तरह से माइनिंग होती थी, क्योंकि अरावली प्राचीनतम ग्रेनाइट चट्टाने लेके बैठा है। यहाँ पे लावा और मैग्मा के जो बेसाल्टिक चट्टाने ऊपर रह जाती है, जो जब ज्वालामुखी की प्रोसेस होती है ना, तो जब मैग्मा आपके अंदर रह जाता है तो हम उसको यूं कहिए कि बेसाल्टिक चट्टाने ग्रेनाइट चट्टाने बोलते हैं। जब वो मैग्मा लावा के रूप में बाहर आ जाता है तो हम उसको बेसाल्टिक चट्टाने बोलते हैं। अरावली के अंदर ऊपरी भागों में बेसाल्ट, नीचे के भागों में ग्रेनाइट, दोनों आग्नेय चट्टानें पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि अरावली मूल पृथ्वी का हिस्सा है। मूल पृथ्वी बिल्कुल ठोस थी और ज्वालामुखियों से बनी हुई थी, तो उसका ऐसा आग्नेय चट्टानें खनिजों का भंडार मानी जाती है। अरावली में सभी प्रकार के खनिज बहुतायत में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सभी की नजर है कि अरावली का खनन किया जाए। घर के मार्बल से लेके, लोहे से लेके, विभिन्न प्रकार के चांदी, जस्ता, सीसा, जो भी आप खनिजों के नाम सुनते हो, सारे के सारे खनिज यहाँ पे मोस्टली पाए जाते हैं। तो सरकार की, उद्योगपतियों की, बिजनेसमैन की, माइनिंग से जुड़े हुए लोगों की नजर अरावली पे आज से नहीं है, कई दशकों से इस पे नजर है। लेकिन पहले क्या होता था कि लीगली वो गलत था तो केस भी होते थे, माइनिंग रुक जाती थी, तो लोग इतनी हिम्मत नहीं कर पाते थे। अभी क्या हुआ, अभी इन्होंने अरावली की सरकार ने नई परिभाषा तय करी। नई परिभाषा में क्या दिक्कत आई है, नई परिभाषा जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, जजमेंट है, 29 पेज की फाइल है, मैंने उसमें फाइल देखी। काफी फाइल में हालांकि काफी जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है कि हम माइनिंग को भी सस्टेनेबल तरीके से करेंगे। सस्टेनेबल तरीका क्या होता है, तो सस्टेनेबल तरीका ये होता है कि संसाधनों का प्रयोग ऐसे किया जाए कि विकास भी होता रहे और संसाधन भावी पीढ़ियों तक सुरक्षित रहेगा। इसे हम सस्टेनेबल माइनिंग बोलते हैं। तो हम ऐसी माइनिंग करेंगे कि भविष्य में भी अरावली को कोई नुकसान नहीं होगा, और हाँ, और हमारी जरूरतें भी पूरी होती रहेगी। ऐसे आदेश लिखे हैं उन्होंने। लिखा है उस आदेश के अंदर, इस सुप्रीम कोर्ट के 29 पेज के आदेश में, कि हम अरावली की जैव विविधता का सम्मान करते हैं। अरावली की UNCCD की जो रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बेट ऑफ डेजर्टिफिकेशन, उसमें जो अरावली के महत्व को बताया गया उसका हम भरोसा करते हैं। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2010 की रिपोर्ट पे हम भरोसा करते हैं। लेकिन हम सस्टेनेबल माइनिंग करेंगे। उन्होंने बहुत सारे तर्क देके और लास्ट में बात ये कही है कि इश्यू रिलेटिंग टू डेफिनेशन ऑफ अरावली हिल्स एंड रेंजेस, रेंज और हिल की जो डेफिनेशन दी है, रेंज क्या होती है जब एक साथ कई सारी पहाड़ियां हो, और हिल्स क्या होती है जो बिखरी हुई होती है। तो इनके बारे में इन्होंने क्या कहा है कि जो 100 मीटर से ऊपर है
वही अरावली हिल्स मानी जाएगी। 100 मीटर से नीचे 99 मीटर भी है तो उसको हिल्स नहीं माना जाएगा। वहां पे आप सभी प्रकार के खनन क्रियाएं कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लीगल प्रोटेक्शन दे रहे हो खनन माफियाओं को। ये आदेश इस हिसाब से थोड़ा सा गलत है। दरअसल इस आदेश की कहानी आज से शुरू नहीं हुई थी, ये 1995 से मैटर चल रहा है। ये 1995 की रिट पेटिशन थी, 202 नंबर का केस था। और अभी इस पे क्या चल रहा है कि मंत्रालय जो है हमारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उसने एफिडेविट प्रस्तुत किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हमें ये डेफिनेशन रखनी है। और उसी के बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ठीक है और आप इस डेफिनेशन को रख सकते हो। पहले क्या था, 2010 में ये था, 2010 के अंदर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट थी, देखो ये डेफिनेशन तय करने की जो जिम्मेदारी है ये एफएसआई की है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी मानी जाती है। पर्वतों की डेफिनेशन वो तय करता है। उसने कहा था कि 3 डिग्री से अधिक का अगर एंगल है, झुकाव 3 डिग्री से अधिक है, और अगर 100 मीटर से ऊपर है कोई भी पर्वत, और अगर 500 मीटर के अंदर कोई 2 पर्वतों के बीच कोई घाटी है, तो इसको रेंज कहा जाएगा। मतलब 2 छोटे छोटे पर्वत है, हिल है, उसके बीच में 500 मीटर की डिस्टेंस है, तो वो पर्वत श्रेणी का हिस्सा माना जाएगा, वहां खनन नहीं किया जा सकता। और अगर 100 मीटर की हाइट है, अकेला पर्वत है, तब भी वहां खनन नहीं किया जा सकता। और अगर किसी की ढाल 3 डिग्री के आसपास है, तब भी उसका खनन नहीं किया जा सकता। ऐसी डेफिनेशन 2010 में थी। अब इन्होंने ये सारा हटा कर कहा है कि 100 मीटर का क्राइटेरिया रहेगा। अगर 100 मीटर से अधिक है तो वो बचेगी, नहीं तो आप वहां पे खनन कर सकते हो, वहां पे कोई भी आर्थिक गतिविधियां की जा सकती है। अब अगर इस परिभाषा के एंगल से मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, अरावली का जितना भी क्षेत्रफल है उसके अंदर आपके यूं समझिए कि 20 मीटर ऊंचाई की जितनी भी चोटियां हैं उनका कुल जो क्षेत्रफल है वो है आपके कितना, 1,07,494 वर्ग किलोमीटर। 40 मीटर तक की चोटियां है उनका क्षेत्रफल है 5,009 किलोमीटर। 60 मीटर तक की जो चोटियां हैं उनका क्षेत्रफल है 2656 वर्ग किलोमीटर। 80 मीटर की जो चोटियां हैं उसका है 1594 वर्ग किलोमीटर। 100 मीटर की चोटियां हैं वो है 1048 वर्ग किलोमीटर। साफ मतलब ये है कि अरावली जितनी भी है उस अरावली में इस आदेश के अनुसार सिर्फ 8.7% अरावली ही 100 मीटर या उससे ऊपर है, केवल वही बचेगी। पीछे की 91.3% अरावली जो है ये खनन माफियाओं के और खनन के दायरे में आ जाए। अब वो माफिया नहीं रहेंगे, अब वो आपके लीगली प्रोटेक्शन के साथ में खनन का काम करेंगे। तो अब इस परिभाषा के साथ और एक दिक्कत क्या है, जैसे मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूं, आप समझना इस चीज को। जितने भी अवशिष्ट पर्वत होते हैं उनके साथ क्या रहता है, ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। अवशिष्ट पर्वत जितने भी होते हैं उनके साथ क्या रहता है कि जैसे पहले जो भाग उत्पन्न हुआ वो दिल्ली और हरियाणा का भाग उत्पन्न हुआ था अरावली का, और सबसे बाद में जो अरावली का भाग उत्पन्न हुआ वो था दक्षिण का, अपने माउंट आबू, सिरोही, उदयपुर वाला। तो जो जितना पुराना होगा उसके ऊपर बहिर्जात शक्तियां उतनी अधिक कारगर भी है। तो अगर आपसे पूछें कि सबसे अधिक अपरदन अरावली के किस भाग में हुआ, तो आपका आंसर यही होगा ना कि उत्तरी अरावली, जो दिल्ली हरियाणा की अरावली है वहां अपरदन अधिक हुआ है बनिष्पत दक्षिण अरावली के। तो जिसका अपरदन अधिक हुआ है उसमें कटाई भी अधिक हुई, उसकी हाइट भी कम है। इसलिए हम देखते हैं ना कि दक्षिणी अरावली जो है वो ऊंचा है वनिष्पत उत्तरी अरावली के। तो उत्तरी अरावली तो दिल्ली, हरियाणा इन क्षेत्रों में आया हुआ है और इसकी हाइट भी औसतन कम है। अगर ये आदेश इस तरह से इंप्लीमेंट होते हैं तो दिल्ली, हरियाणा के आसपास पूरी अरावली समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यह आदेश लागू है और इसी जगह पूरे बिजनेसमैन है, इसी जगह पे सारे आर्थिक घराने जुड़े हुए हैं और यही वो चाहते हैं। इस आदेश के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पूरी अरावली के साथ सेम आदेश आप लागू नहीं कर सकते। आपको क्या करना था, नॉर्थ अरावली की डेफिनेशन अलग होनी चाहिए थी और मिडिल अरावली की डेफिनेशन अलग होनी चाहिए थी, साउथ अरावली की डेफिनेशन अलग होनी चाहिए थी। आप सभी व्यक्तियों के 7 नंबर के शूज नहीं पहना सकते। किसी का 8 नंबर का भी लगेगा, किसी का 9 नंबर का भी लगेगा, किसी का 10 का भी लगेगा, किसी का अलग से कस्टमाइज भी करवाना पड़ सकता है। इन्होंने सारी अरावली की 100 मीटर की डेफिनेशन डाल दी, जबकि होना ये चाहिए था कि जिसने जितना अधिक अपरदन हुआ है उसकी डेफिनेशन के अंदर यहाँ 30-40 मीटर की परिभाषा होनी चाहिए थी। और चूंकि ये क्षेत्र आर्थिक रूप से हब बना हुआ है तो इसकी जरूरत उद्योगपतियों को सबसे अधिक भी है।
इसलिए इसका विरोध भी हो रहा है कि थोड़ा बहुत इसको इन चीज़ों को ध्यान रखना था। दूसरी बात, ये अरावली की जो परिभाषाएं वगैरह है, ये काम फॉरेस्ट सर्वे का है। इसमें आप माननीय न्यायालय को बीच में सरकार को नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि ये काम फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का है। ये आपने सारा उसके ऊपर डाल दिया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डालने से क्या होता है कि जनता एक बार के लिए शांत हो जाती है, क्योंकि माननीय न्यायालय निष्पक्ष माना जाता है। उनकी छवि ऐसी है कि आप किसी के पक्ष में उसको नहीं मान सकते। उनका विरोध करना भी कोर्ट ऑफ अटेम्प्ट हो जाता है, तो इसलिए लोग बचते भी हैं। तो आप गवर्नमेंट ने इस तरह से माननीय न्यायालय को बीच में कर दिया, तो ये भी थोड़ा ठीक नहीं हुआ। इस तरह से अगर आप ये देखोगे तो ये स्थितियां बनेगी कि केवल 8.7% एरिया में ही अरावली बचेगा, बाकी अरावली का 92% हिस्सा जो है वो खनन माफिया की भेंट चलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आज ही बुलडोजर लगा के अरावली को खत्म कर दिया जाएगा, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि आने वाले भविष्य की पीढ़ियों जो है वो अरावली को देख नहीं पाएगी। वो इन सारे जो आज जो लाभ मिल रहे हैं अरावली के, वो नहीं मिल पाएंगे। इसलिए संरक्षण के लिए विरोध जरूरी है। इस संरक्षण के लिए इस प्रकार के कोड पर पुनः व्याख्या करना जरूरी है। आगे अगर अपन बात करें इसकी, तो अरावली के कई महत्व है। इस डेफिनेशन के बाद में हम देखते हैं तो अरावली के महत्व है। महत्व क्या, देखिए, अरावली मरुस्थल के प्रसार को रोकता है। आज अगर पूर्वी भारत हरा भरा है, राजस्थान और मालवा का क्षेत्र, उसके पीछे अरावली बहुत बड़ी जिम्मेदार है। जैसे यहाँ से आने वाली जितनी भी आपके बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा है, वो अरावली से टकराने के बाद ही इन क्षेत्रों में भारी बारिश करती है। तो राजस्थान का पूर्वी हिस्सा आज विकसित है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण अरावली है। तो ये अगर अरावली को इस तरह से नुकसान पहुंचाया जाता है, तो निश्चित तौर पे बंगाल की खाड़ी की पवनें आगे निकल जाएगी, और बारिश जिस तरह से पश्चिमी राजस्थान की हालत है वैसी पूर्वी राजस्थान के होने हैं। तो अरावली इस तरह से मरुस्थल को रोकता है। यहाँ से आने वाली तेज आंधियां जो होती हैं धूल भरी, उनसे पूरे भारत को बचाता है, शेष भारत को, क्योंकि यहाँ से कटने के बाद सीधा मालवा के पठार आते हैं। तो ये पूरा क्षेत्र उजड़ सकता है अगर अरावली को अगर इस समय ध्यान नहीं दिया गया तो। दूसरा अगर देखें तो अरावली जल विभाजक है। यहाँ से सारी बंगाल की खाड़ी की नदियां जाती है, इधर से अरावली अरब सागर की नदियां निकलती है। तो कई सारे जल स्रोत सूख जाएंगे, नदियां तो सूखेगी, झीलें सूख जाएगी, और बिना जल के आपको पता है कि यहाँ के न केवल जनता बल्कि पशुधन भी यहाँ पे है वो सेफ नहीं रह पाएगा। ये बात ऐसा नहीं है कि 2025 में ऑर्डर आया तो 27 में ऐसा हो जाएगा। ये भली 100 साल बाद हो, लेकिन होगा तो सही। भविष्य के लिए तो खतरा है ये। अगर इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे, तो ये वृष्टि छाया प्रदेश है, वो तो मैंने आपको बता दिया कि अरावली पूर्वी राजस्थान में बढ़िया बरसात करवा देती है, पश्चिम में नहीं करवा पाती क्योंकि वहां पवनें रुक जाती है इसकी। इसके अलावा देखोगे यहाँ खनन हो रहा है, और खनन से धीरे धीरे अब आप ये कह सकते हो कि सर आपके घर में टाइल्स लगी हुई है, तो वो टाइल्स भी तो अरावली से आती है। मैं कहता हूँ कि आप ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज की स्टडी करोगे तो आप बहुत सारे ऑप्शन, ऐसा कुछ भी वस्तु नहीं जिसका ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन की सहायता से किया जा सकता है। मानते हैं कि अरावली के अंदर आर्थिक खनिज संसाधन भंडार खूब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खनिजों की प्राप्ति के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए हम जनजातियों को बर्बाद कर दें, हम पेड़ पौधे वनस्पति को बर्बाद कर दें, हम कृषि उपज को बर्बाद कर दें, हम पूरे क्षेत्र का मरुस्थलीकरण कर लें। ऐसे आर्थिक संसाधनों को प्राप्त करके भी हम हासिल क्या कर लेंगे? हम जितना पाएंगे ना, उससे कहीं अधिक हम है वो खो देंगे। इस बात को समझना पड़ेगा। ये अरावली खनन के दृश्य है जिसमें बड़े बड़े खड्डे कर दिए जाते हैं। बारिश पर क्या प्रभाव पड़ेगा मैंने आपको समझाया कि पूर्वी राजस्थान में जो बारिश होती है उसका एकमात्र कारण अरावली है। ये अरब सागर की पवनों को भी रोक लेता है और बंगाल की खाड़ी के मानसून को भी रोक लेता है, और यही पूर्वी राजस्थान के हरे भरे होने का कारण है। इसके अलावा देखें तो अगर ये चीजें नहीं रुकी और अरावली को लॉस होता है तो डेफिनेटली मरुस्थल का प्रसार न केवल पूर्वी राजस्थान बल्कि यूपी और मध्य प्रदेश तक होगा, और लंबे समय तक आप देखोगे तो पूरी रेतीले हो जाएंगे और औसत वार्षिक वर्षा कम हो जाएगी। मरुस्थल किसे कहते हैं? मरुस्थल की डेफिनेशन ये होती है कि ऐसे क्षेत्र जहां 15 से 20 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा, उसे हम मरुस्थलीकरण कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं। और अरावली के हट जाने से बारिश
का औसत गिर जाएगा, वनस्पति गिर जाएगी। वनस्पति नहीं रहेगी तो आपके वाष्पीकरण नहीं रहेंगे, संघनन नहीं होंगे, बारिश नहीं हो पाती है, सूखे और अकाल की समस्या होगी, खेती पर गजब प्रभाव पड़ेगा यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप देखते हो ये स्थितियां बन जाती है। और साथ साथ में यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे सीता माता, बस्सी अभ्यारण्य, आबू रोड का अभ्यारण्य, बहुत सारे अभ्यारण्य है यहाँ पे, वो सारे के सारे बर्बाद होने शुरू हो जाते हैं। साथ साथ में यहाँ पे नदियों के स्रोत खत्म हो जाते हैं। इसलिए अरावली हर स्तर पर, हर मायने में देश के लिए एक महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है और भौगोलिक विरासत है हमारी। तो इसकी इस व्याख्या पर पुनर्विचार होना जरूरी है और हम स्टूडेंट के लिए यह एक केस स्टडी है। हम इसको अच्छे से तैयार करें। मेंस परीक्षाओं के लिए, आंसर राइटिंग के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं कि अरावली के फायदे क्या है, महत्व क्या है। हालिया आदेशों को देखते हुए इसका ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हमें परीक्षा के पर्पज से भी इसको पढ़ना है और साथ में एक अवेयरनेस के पर्पज से भी पढ़ना है। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा सेशन आपके लिए फायदेमंद सिद्ध रहेगा और सिद्ध होगा। भविष्य में भी ऐसे सेशन लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छी रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।